चाहते हैं। नमस्कार, मैं सुभाष रजक और आप देख रहे हैं अपना नालंदा, अपना शहर, अपना खबर। और हमारे पीछे जो देख रहे हैं कुछ महिलाएं जो हैं हाथ में माला लिए हैं। चलिए इन्हीं से जानते हैं आखिर किनका जो है वेट किया जा रहा है, कौन से नेता यहाँ पे आ रहे हैं। क्या नाम हुआ मैम आपका? मेरा नाम सुलेखा कुमारी है। जैसे कि आपके हाथ में माला देखा जा रहा है, कोई नेता आ रहे हैं यहाँ पे? हाँ, आरसीपी सर आ रहे हैं अभी। आरसीपी सिंह जी आ रहे हैं। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष, नालंदा जिला के हमारे जिला के अध्यक्ष आदरणीय अरविंद बाबू। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि नवादा से चल करके आज यहाँ आए हैं। हमारे इस जिले के प्रभारी हैं और इनका नाम क्या है? इनका नाम है इंद्रदेव। नालंदा विधानसभा के आप सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। नालंदा विधानसभा के विधायक कितने टर्म से है जी? 7 टर्म से। और हमारी जितनी महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं, घर में यहाँ पर रोटी बनाती हैं, अगर किसी रोटी को अगर नहीं पलटिएगा तो रोटी बचेगी क्या? जिस रोटी को 7 बार पलटा जाना चाहिए था, अब तक वो एक बार भी पलटा नहीं गया है, तो रोटी तो दूर, उसका राख भी खत्म हो गया। तो जब है ही नहीं तो कैसे आप आगे बढ़िएगा? तो ये जो बदलाव है, बदलाव कहाँ करना है? सबसे पहले बदलाव करना है नालंदा विधानसभा में। करना है कि नहीं करना बताइए? अरे बोलिए, नालंदा विधानसभा का विधायक जो भी मंत्री है, बदलना है कि नहीं बदलना? और आप जरा समझ लीजिए एक बात और, नालंदा के जो अभी आपके विधायक हैं, जो माननीय मंत्री हैं, उनको मंत्री बनाने का दोषी मैं हूं। मैं नीतीश बाबू मंत्री नहीं बना रहे थे, मंत्री मैंने बनवाया और उनका संस्कार देखिए, मैंने उनको मंत्री बनाया। और जब मैं केंद्र में मंत्री बना तो मेरा इस्तीफा मांगने वाले में सबसे आगे कौन थे? आपके मंत्री। मिला क्या? आरसीपी सिंह तो गांव में आ गए, आप मंत्री जी क्या भारत सरकार में मंत्री बन गए? बन गए? नहीं बने। और अभी आप जो पूरे गांव में हमारे साथी अशोक जी बोल रहे थे, मैं तो अशोक जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि 245 गांवों का भ्रमण किया। ये साधारण बात नहीं है। हमारे प्रशांत जी ने 5000 से ज्यादा गांवों का भ्रमण किया। 3 साल से मैं भी सड़कें पर रहता हूं। आप जरा समझिए कि क्या स्थिति है गांव की। भाई देखिए, एक बात जरा याद करिए, ये बोलेंगे कि ये लोग बोलते हैं करेंगे क्या? 2015 में जब नीतीश बाबू की सरकार बनी थी, प्रशांत जी थे, मैं था, 7 निश्चय योजना पास हुआ। 7 निश्चय उठा करके देख लीजिए, उसमें क्या है? चाहे वो नल का जल है, पक्की गली और नाली का है। पहले गांव में क्या रहता था? मिट्टी के ऊपर कीचड़ जमा रहता था, मिट्टी के। अब क्या है? ढलाई के ऊपर मिट्टी जमी हुई, ढलाई के ऊपर कीचड़ है। ये स्थिति हो गई है। और मंत्री आपके ही विधानसभा के ग्रामीण कार्य के भी रहे और ग्रामीण विकास के भी रहे, और उनके विधानसभा की अगर ये स्थिति है तो और पूरे बिहार की क्या स्थिति होगी? तो बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो बदलाव कैसे होगा? बदलाव होगा जब चुनाव के दिन जो आपका चुनाव चिन्ह है, क्या है चुनाव चिन्ह? स्कूल का बस्ता।
एक बच्चा हमसे कहा कि जो लगा स्कूल के बैग है सर, हम कि हाँ वही है। तो जिसको जो समझ में आए, किसी को स्कूल का बैग समझ में आएगा। हम लोग पढ़ते थे गांव में तो स्कूल का बस्ता। और एक बात मैं बता दूं, जिस चीज को आप लोग सब लोगों को समझना है, जितनी हमारी माताएं बैठी हुई सबको समझना है, शिक्षा का महत्व। देखिए मैं आपके सामने खड़ा हूं, आप जरा जान लीजिए, मेरी माँ अनपढ़ थी, अनपढ़। उनका जो मायके था हमारा धरहरा गांव, आप जानते हैं बगले में नानंद धरहरा, अनपढ़ थी। मेरे पिताजी प्राथमिक स्कूल में शिक्षक। मैंने शिक्षा ग्रहण किया। और देखिए जो मैं बताने जा रहा हूं, आप सब लोगों को उस पर ध्यान देना कि कैसे सबसे बड़ी पूंजी कौन सी है, वो है शिक्षा। पहले किसको पढ़ा करते थे? जिनके पास 5000 एकड़ जमीन होता था। कहते थे ना कि जमींदार साहब है, ये राजा साहब है। आज जिले में जो सबसे बड़ा पदाधिकारी होता है, चाहे वो पुलिस का पदाधिकारी हो, प्रशासन का पदाधिकारी हो, चिकित्सा विभाग का पदाधिकारी हो, जिस किसी भी विभाग का पदाधिकारी होता है, वो पदाधिकारी कैसे बना है? तो शिक्षित होकर के ही बना है। और शिक्षा के बारे में ये सोच, जरा मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, अपना तो समझ में आएगा। मैं बता दूं कि मैं गांव में रहता था, मेरे परिवार में मेरे चचेरे भाई लोग कलेक्ट्रेट में क्लर्क थे। क्या थे? क्लर्क। अब मैं तो भी पढ़ा नहीं था, मैं सुनते रहता था कि क्लर्क। तो जब वो आते थे दशहरा में तो मिठाई लेकर के आते थे, तो बड़ा खुश होते थे, कलम दे देते थे, बड़ा खुश होते थे। तो एक तो मैं क्लर्क समझ रहा था। हमारे पिताजी, चूंकि हमारे घर में बहुत पहले डकैती हुई थी, तो पिताजी के पास लाइसेंसी बंदूक थी। तो मैंने पिताजी से कहा कि ये बंदूक कौन देता है? तो हमारे पिताजी कहते थे कलेक्टर। समझे ना? तो मेरे दिमाग में क्लर्क और कलेक्टर में कोई फर्क नहीं था। मैं जब पहली क्लास में पढ़ता था तो मेरे स्कूल के जो हमारे क्लास टीचर थे, स्वर्गीय रामचंद्र यादव जी, वो महानंदपुर के रहने वाले थे। तो सब बच्चे को खड़ा करा के पूछ रहे थे कि तुम पढ़ करके क्या बनोगे, जो मैं आपके सामने बोलने जा रहा हूं। जब मेरा नंबर आया तो मैं समझा ही नहीं कि क्लर्क बनना है कि कलेक्टर बनना है, क्योंकि मैं दोनों का फर्क जानता नहीं था। लेकिन देखिए सरस्वती मेरे कंठ में आगे बैठ गई, मेरे मुंह से निकला कि मैं कलेक्टर बनूंगा। और मेरे जो शिक्षक थे, मेरे पिताजी को कहे कह रहे सुखदेव बाबू, अरे आपका बेटा तो कहता है कलेक्टर बनेगा। आप जरा समझिए कब की बात मैं बोल रहा हूँ, 61-62 की, मुझे पूरी अच्छी तरह से याद। मैं नहीं समझ रहा था कि क्या क्लर्क और क्या कलेक्टर है। लेकिन आप समझिए कि जो पढ़ने के बारे में जो हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में हमारी माता पिता ने डाला, उसका रिजल्ट क्या हुआ। मैं तीसरी क्लास में भी, उस जमाने में ब्लॉक में 2 लोगों को स्कॉलरशिप मिलता था, वो मैंने पाया। 5वीं क्लास में भी मिलता था जिले में 5 लोगों को, वो भी मैंने पाया। 7वां में बोर्ड होता था, रैंक लाइए तो वो भी मैंने पाया। हाई स्कूल में भी रैंक लाया तो पाया, इंटर में पाया, बीए में पाया। पाया कैसे? क्योंकि मैंने शिक्षा को अपनाया। अगर मैं शिक्षा को नहीं अपनाता तो मैं आज अपने गांव मुस्तफापुर में खेती करा रहा होता। एक सिपाही से मुझे डर लगता। पहले मैं देखता था मेरे गांव सड़क पर है, अगर कोई सिपाही आया तो पूरा गांव वाला भाग जाता था। और हम मजाक करते थे कि बताओ, अब तो कलेक्टर आते थे तो सीने पर आप चढ़े रहते। अब चढ़ना चाहिए, क्योंकि अब आप शिक्षित हो गए। शिक्षित होने से
अपने अधिकार को भी जाने, अब आपको अपने कर्तव्य को भी समझना है। तो देखिए, एक मेरा अनुरोध होगा सबसे, बदलाव पर हम आएंगे, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव अपने आप में करना है सभी लोगों को। दूर से नहीं शुरू होता है। अंग्रेजी में कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर कोई अच्छा काम करना चाहते हैं तो अपने से शुरू करिए। तो सबसे पहले बदलाव अपने में लाना है, और वो बदलाव क्या है उसको सुनिए कि अगर कोई चीज गलत है तो वो गलत है, वो कभी सही नहीं हो सकता। अगर हमारा जाति का लोग कोई गलत काम करे तो आपको खड़ा नहीं होना है कि वो गलत है, और जो सही है वो कभी गलत नहीं हो सकता है, चाहे आपका विरोधी करता हो। ये सही और गलत का आप में पूरा का पूरा उसका एहसास होना चाहिए। अपने में ये बदलाव लाना बहुत ही, और एक और बड़ा बदलाव क्या लाना है कि जो भी सामाजिक कुरीति है, सामाजिक बुराई है, तो उसको छोड़ देना है। आप सब लोग चर्चा किस बात की कर रहे थे, जरा आइए उस पर। सब लोग चर्चा कर रहे थे शराबबंदी। सुनिए इस पर जरा, आप जरा समझिए इस बात को। भाई, शराब का मतलब समझते हैं? सर माने क्या होता है, आप माने पानी, माने खुराफात का जल कहलाता है, समझे कि नहीं? लेकिन जरा समझिए, लोग की आदत बन जाती है, और बिहार में तो खास करके शराब से ज्यादा ताड़ी लोग पीते। और नीतीश बाबू ने क्या किया, सबको बंद। कोई कह दिया उनको कि आप तो प्रशासक है, ये हैं, अगर शराबबंदी ला दीजिएगा तो बड़े भारी समाज सुधारक भी हो जाएंगे। आज तक मैं तो इतिहास का विद्यार्थी हूँ, दुनिया का इतिहास पढ़ लीजिए, कोई प्रशासक समाज सुधारक नहीं हुआ है। मैंने नीतीश बाबू से कहा था 2015 चुनाव के बाद कि अगर आपको समाज सुधार करना है तो मुख्यमंत्री के पद से हटिए, चलिए हम लोग जन जागरण करते हैं, जो हमारे जितने भी नशीली पदार्थ है उसके खिलाफ अभियान चलाते हैं, तब सफल होइएगा। लोहिया जी ही कहा करते थे कि खान पान पर कोई कानून नहीं बनाया जा सकता है, और अगर बना भी दिए तो लागू करना बहुत मुश्किल है, और वही हालत अभी बिहार में शराबबंदी की है। अभी आप लोग बोल रहे थे ना, मैं तो चूंकि नीतीश बाबू के साथ 24 साल तक रहा, आज अगर बिहार में शराबबंदी लागू नहीं होती तो आबकारी, जिसको हम लोग कहते हैं एक्साइज, उससे 30 से 35 हजार करोड़ रुपया राजस्व के रूप में बिहार को मिलता। कितना मिलता? 30,000 से 35,000 करोड़। हुआ क्या? वो पैसा तो नहीं मिल रहा है। एक्साइज डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट कार्रवाई कर रही है, और सरकार का 2,000 करोड़ अलग से खर्च हो रहा है। समझिए इस बात को, किसका फायदा हुआ? हमारे गांव में देखिए, मैं तो खुल के बोलता हूं, मैं नीतीश बाबू को भी कहा कि हमारे साथ जो काम करता है गांव में, मैं रोज बैठता हूं, तो हमने कहा अरे शराबबंदी लागू तो दारू छोड़ दिए हो? कहा जी नहीं सर। आप जरा सोचिए कि जो 50 रुपए में पी रहा था उसको लगता है 200 रुपया। और नीतीश बाबू क्या कहे कि जब शराबबंदी लागू हो जाएगा तो उसे घर में पैसे बचेंगे, तो बाजार से जो है वो सब्जी लेके आएगा, मिठाई लेके आएगा, शराब छोड़ देगा, तो उसके चेहरे पर लालिमा भी आ जाएगी, तो उसकी पत्नी भी उसको मानेगी। हुआ कैसा? उल्टा ही हुआ, उल्टा ही हुआ। और जिसकी चर्चा कर रहे थे, बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल है, वो एक बार नहीं मैं कई बार बोल चुका हूं।
इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण नीतीश बाबू अपने खुद गृह मंत्रालय के इंचार्ज है। जितने लोग जेलों में बंद हैं, 6 से 7 लाख लोग जेल में बंद है। किस चीज में? शराब के उसमें। तो खुद जब 6 से 7 लाख लोग आपके जेल में बंद है तो शराबबंदी फेल है ना। तो फायदा किसको हुआ? फायदा हुआ दलालों को। फायदा किसको हुआ? तो बगल का प्रदेश है झारखंड, बगल का प्रदेश है बंगाल, बगल का प्रदेश है उत्तर प्रदेश और बगल का देश है नेपाल। और नुकसान किसका हुआ? तो नुकसान बिहार में राजस्व का हुआ, यहाँ के गरीब लोगों का हुआ जो जेल में बंद हो गए। और अभी आप जरा चर्चा करते हैं हमारी पार्टी का क्या है कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम लोग पेंशन करेंगे। कितना कितना करेंगे पेंशन? 2000। आप जरा आइए। आप नीतीश बाबू 2005 में मुख्यमंत्री बने। जरा पूछिएगा जो लोग अगर बोले तो 2005 में 400 रुपया। आप जानते हैं कि जब आप बैंक में जमा करते हैं या आपको इंदिरा विकास पत्र खरीदते थे तो 6 साल में वो डबल होता है कि नहीं होता? तो 2005 से 6 साल बाद 2011 में कितना होना चाहिए था? 400 को 800। और 11 के बाद 6 साल के बाद 17 में कितना होना चाहिए था? 1600। और नीतीश बाबू 2023 में वो होना चाहिए था 3200। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि जो 400 रुपया 2005 में था वो आज उसकी कीमत 3200 रुपया होती तो आज बिहार के हमारे पेंशनर्स को नीतीश बाबू को कितना देना चाहिए था? 3200। और अभी क्या किए? खाना पूर्ति, वो भी जन सुराज के डर से, भय से। नीतीश बाबू क्या कहते हैं कि नीतीश बाबू के राज में लोगों के मन से डर निकल गया है और नीतीश बाबू के मन में जन सुराज का डर समा गया है। तभी ना आप 400 को अफरा तफरी में किए भी कितना? 1100। और किए कितना महीना पहले? मात्र 3 महीना पहले। तो ये जरा आप लोग बोला करिए कि नीतीश बाबू तो होना चाहिए था 3200, लेकिन आप 1100 किए हैं। वो भी जाते जाते, आपको पता है जब कोई बैंक डूबने लगता है ना तो जिसके पास चेक रहता है जितना पैसा का काटना है काटते चाहिए। जो डूबता बैंक है तो नीतीश बाबू की सरकार तो डूब चुकी है। अभी हमारे साथी बोल रहे थे कि सिंहासन खाली करो। बिहार में सिंहासन पर कोई बैठा है क्या? बिहार में मुख्यमंत्री के सिंहासन पर बैठे नीतीश बाबू। नीतीश बाबू जिनको हम लोग जानते रहे हैं, जब मुख्यमंत्री के कुर्सी पर थे तो बिहार में इस प्रकार के अपराध की घटनाएं होती थी। दिन दहाड़े पटना हो, नालंदा हो, कहीं भी किस प्रकार से हत्याएं हो रही है। और तो और छोड़िए साहब, अस्पताल में घुस करके दिन में 5-5, 6-6 अपराधी हत्या कर दे रहा है। ये कभी संभव नहीं था जब तक बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश बाबू विराजमान थे। मैं तो ये मान करके चलता हूं और मैं बोलता हूं कि आज बिहार की कुर्सी पर नीतीश बाबू नहीं है। वो कागज पर दस्तखत भले कर रहे हैं, लेकिन आज वो मुख्यमंत्री का जो दायित्व है उसका वो निर्वहन नहीं कर रहे हैं, चूंकि ना तो उनका स्वास्थ्य ना उनका शरीर उनके नियंत्रण में रह गया है। ये रोज जो उनका वक्तव्य है, उनका जो आब हवा है, बॉडी का जो उनका बॉडी लैंग्वेज है, देखते हैं उससे ऐसा लगता है। तो देखिए अब समय आ गया है, हमको दूसरे की चिंता नहीं करनी है। हमको चिंता किसकी करनी है? हमको चिंता करनी है बिहार की। और जो दोनों इंडिया और एनडीए गठबंधन दोनों ने पिछले 35 वर्षों तक शासन किया है और अब पहली बार
बिहार की जनता को सामने जो है प्रशांत जी ने जन सुराज का ऑप्शन दे रखा है। चाहे जिस जात के हो, जिस समाज के हो, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बड़े हो, सबके साथ ये पार्टी खड़ी रहेगी। तो चलिए, आप लोगों ने सुना, आगे फिर हम लोग और जगह मिलेंगे। गर्मी है, आप लोग को भी काफी देर से बैठे हुए हैं। एक बात जरूर है कि ये बदलाव है ना, मैंने क्या कहा, अपने में बदलाव लाना है, और जब अपने में बदलाव लाएंगे तो व्यवस्था में बदलाव लाना है। और आपकी सरकार जब जनसुराज की बनेगी तो इस प्रकार की व्यवस्था की जाएगी जिसमें किसी का शोषण नहीं हो। सब लोग समाज में अपना योगदान, अपनी क्षमता और अपनी शक्ति के अनुरूप कर सके। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो अंत में नारा लगवाए ना, अरे नारा लगाने की ताकत है, बोल हम रहे थका आप लोग हैं क्या? चलिए, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय जय बिहार, जय जय बिहार, जय जय बिहार। जनता का सुंदर राज, जनता का सुंदर राज, जनता का सुंदर राज। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।